हेलो डियर स्टूडेंट। मैं अंकित सिंह स्टडी विद अंकित में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक अच्छे रेशियो में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? इसका ऑप्शन ए है दोस्तों हेनरी मैन, बी बेकोफेन, सी मॉर्गन, डी वेस्टरमार्क। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा मॉर्गन। परिवार की उत्पत्ति का कारण दोस्तों यौन साम्यवाद को मानने वालों में कई विद्वान हैं। मॉर्गन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ फ्रेजर, विफ्राल्ट आदि विद्वान जो प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना है कि समाज में प्रारंभिक स्तर में जो है विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी दोस्तों, ठीक है। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन व्यवहार स्थापित कर सकता था। इसी व्यवस्था को विद्वानों ने यौन साम्यवाद और या कह सकते हैं कि कामाचार की अवस्था कहा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की जड़ विवाह में है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मर्डॉक, बी वेस्टर्न मार्क, सी मॉर्गन, डी विल्सन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न मार्क। वेस्टर्न मार्क ने दोस्तों अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, कौन सी पुस्तक? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया और बात करते हैं कि विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की जड़ विवाह में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए है 33, बी 99, सी 125, डी 151। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। जीपी मर्डॉक ने नातेदारी के श्रेणियों के अध्ययन के बाद जो है नातेदारी संबंधों को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला भाग है प्राथमिक नातेदारी, जो दूसरा भाग है द्वितीयक नातेदारी और तीसरा जो भाग है तृतीयक नातेदारी। मर्डॉक के अनुसार जो है प्राथमिक नातेदारी जो है, जो प्राथमिक नातेदारी दोस्तों, उसमें 8 प्रकार है, ठीक है। और उन 8 प्रकार की बात करते हैं वो, और तृतीयक नातेदारी में दोस्तों 33 प्रकार की बात करते हैं वो, ठीक है। और जो तृतीयक नातेदारी है दोस्तों, उसमें 151 प्रकार की बात करते हैं, 151 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है जीमरमैन, बी चार्ल्स कूले, सी पीएच प्रभु, डी रॉबर्ट वीस्टीट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीमरमैन, ठीक है। दोस्तों जीमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, कौन सी पुस्तक थी? फैमिली एंड सिविलाइजेशन में पाश्चात्य विचारकों को ध्यान में रखकर, वेस्टर्न विचारकों को ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवार की बात की है उन्होंने, जिमरमैन ने। जो पहले प्रकार की बात करते हैं परिवार की, न्यस्ता परिवार। दूसरा प्रकार है इनका आणविक परिवार। जो तीसरा प्रकार है दोस्तों गृहस्थ एवं घरेलू परिवार, गृहस्थ या घरेलू परिवार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगर जो क्वेश्चन आपको, जो चीजें अगर नहीं मिल रही हो, नया डिस्कशन आपको लग रहा हो कि कुछ नया है, तो उसको आप नोट डाउन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। नेक्स्ट, मॉर्गन ने विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परिवार का, ठीक है। ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 6, डी 7। दोस्तों मॉर्गन ने पांच पांच प्रकारों का उल्लेख किया है परिवार के उद्विकास का, ठीक है। और उनका जो है प्रकार जो है दोस्तों, पहला प्रकार है रक्त संबंधी परिवार की बात करते हैं, ठीक है। जहां रक्त संबंधियों में ही यौन संबंध पाया जाता है, जिसको हम अभी बात किए दोस्तों यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था, ठीक है। और दूसरा जो है समूह परिवार। समूह परिवार जो है समूह के आधार पर निर्माण होता है। और तीसरा जो है दोस्तों सिडेस्मियम परिवार,
और चौथा जो है पितृसत्तात्मक परिवार। जो पांचवा परिवार की बात करते हैं ये एक विवाही परिवार की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द का प्रयोग परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह। ऑप्शन सी है दोस्तों अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति। ऑप्शन डी है दोस्तों एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो है सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी जो है परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। इसमें जो है एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जो है परिवार नहीं होगा, ठीक है। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, ठीक है, ये तो ठीक है बिल्कुल। जो सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, ये भी ठीक है दोस्तों। अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये नहीं है, एक सही नहीं है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, नातेदारी वृत्त के अंतर्गत पिता माता, पिता पुत्र और माता पुत्री द्वितीयक श्रेणी में आएंगे। जो सॉरी माता पुत्री श्रेणी में आएंगे, कौन सी श्रेणी में आएंगे दोस्तों? तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो है ये लोग प्राथमिक श्रेणी में आएंगे। पिता माता, पिता पुत्र, माता पुत्री, ये लोग प्राथमिक श्रेणी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू धर्मशास्त्र प्रतिबंधित करते हैं, क्या प्रतिबंधित करते हैं हिंदू धर्मशास्त्र में दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सोत्र विवाह, सपिंड विवाह, सप्रवर विवाह, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको ये जानना चाहिए चीज कि हिंदू धर्मशास्त्र जो प्रतिबंधित करते हैं वो सोत्र विवाह को भी प्रतिबंधित करते हैं, सपिंड विवाह को भी प्रतिबंधित करते हैं, सप्रवर विवाह को भी प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ये तीनों विवाह को प्रतिबंधित करते हैं हिंदू धर्मशास्त्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है? अभी हमने बात किया था दोस्तों, इसके पहले ही उल्लेख किया था, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ऑप्शन ए है कार्ल सी जिमरमैन, बी है जॉर्ज पी मर्डॉक, ऑप्शन सी है दोस्तों जेराल्ड आर लेस्की, ऑप्शन डी है दोस्तों एम के गांधी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन, ठीक है। इसके पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है दोस्तों, तो आप आसानी से इसको सही टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रास की परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन एक तत्व सम्मिलित नहीं है? जो रास अपनी परिवार की परिभाषा देते हैं उसमें कौन सा तत्व इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी आर्थिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक जो है तत्व वो सम्मिलित नहीं है। शारीरिक सम्मिलित है, सामाजिक सम्मिलित है, मनोवैज्ञानिक सम्मिलित है, लेकिन आर्थिक तत्व सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो एलिन रास की जो परिवार की परिभाषा में उन्होंने पारिवारिक जीवन के शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तत्व तीनों सम्मिलित की बात करते हैं, लेकिन जो आर्थिक तत्व है उसके सम्मिलित होने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। रास ने दोस्तों पारिवारिक संरचना के 4 उपस्वरूपों की चर्चा की है उन्होंने। और पहला उपस्वरूप की बात करते हैं पारिस्थितिकी उपसंरचना, दूसरा जो है अधिकार एवं कर्तव्यों की उपसंरचना, तीसरा जो है शक्ति एवं सत्ता की उपसंरचना, जो चौथा है दोस्तों भावनाओं की उपसंरचना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विशेष विवाद अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसे प्रभावित किया है? जो किसे प्रभावित किया है दोस्तों? विशेष विवाह अधिनियम 1954। ऑप्शन ए है बहिर्विवाह अधिनियम, अनुलोम विवाह, ऑप्शन बी है अनुलोम विवाह अधिनियम, ऑप्शन सी है अंतः विवाह अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों अंतर विवाह नियम को प्रभावित किया है, ठीक है। विशेष विवाद नियम 1954 जो है इसको प्रभावित किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अप्रशस्त विवाह का सही क्रम है। अप्रशस्त विवाह जो इसका ऑप्शन ए है गांधर्व, असुर, पैशाच, राक्षस। पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि अप्रशस्त और प्रशस्त विवाह होता क्या है। दोस्तों जो हिंदू धर्म शास्त्रों में हिंदू विवाह के 8 स्वरूपों की चर्चा की गई है। कितने स्वरूप? 8 स्वरूप की चर्चा की गई है। इसमें प्रथम 4
हैं जो है ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह, जो प्रशस्त विवाह कहा जाता है। ठीक है, वो जो 4 विवाह हैं ऊपर के, जो जिनको मान्य किया गया है, ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, ये इनको मान्य किया गया और उसको प्रशस्त विवाह कहते हैं। ठीक है, और जो अंतिम 4 विवाह हैं दोस्तों, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह को अप्रशस्त विवाह कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए, इसमें असुर, राक्षस, गंधर्व और पैशाच, इसमें देख रहा है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। जो कथन ए है, आधुनिक समाज में एक विवाह प्रथा की सर्वाधिक सामान्य प्रारूप है। कारण जो है, एक विवाह प्रथा से महिलाओं की परिस्थिति उन्नत हुई है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि क्या कह रहा है, आधुनिक समाज में एक विवाह प्रथा की सर्वाधिक सामान्य प्रारूप है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है, एक विवाह प्रथा से महिलाओं की जो परिस्थिति है उन्नत होती है। बिल्कुल सही है। जब पहले क्या होता था कि बहुपत्नी विवाह था, कई महिलाएं होती थी, तो उनकी परिस्थिति बहुत निम्न परिस्थिति थी। ठीक है, और एक विवाह प्रथा से महिलाओं की जो परिस्थिति उन्नत हुई है, उच्च हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है मानव प्राणियों का पुनर्उत्पादन। ठीक है, तो ये इसका किससे होगा? सूची 1 में जो है ऑप्शन ए है मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन, बी है सांस्कृतिक हस्तांतरण, सी है श्रम विभाजन, डी है परिस्थिति प्रदान। और सूची सेकेंड में जो है परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का जैविकी प्रकार, परिवार का सांस्कृतिक परिवार का सामाजिक प्रकार। तो दोस्तों जो मानव प्राणियों का उत्पादन है, इसका जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इसमें दूसरा, परिवार का जैविकी प्रकार, मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन। ठीक है, और ये सांस्कृतिक हस्तांतरण जो है दोस्तों, परिवार का जो है सांस्कृतिक प्रकार होगा। ठीक है, ये परिवार का सॉरी, ये परिवार का ये जो है परिवार का सही है, बिल्कुल दोस्तों, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार होगा। ठीक है, और ये श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन दोस्तों, ये श्रम विभाजन जो है परिवार का आर्थिक प्रकार होगा। कौन सा? परिवार का आर्थिक प्रकार होगा दोस्तों। और ये परिस्थिति जो है, परिस्थिति प्रदान जो है, डी वाला दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार का सामाजिक प्रकार है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार का सामाजिक प्रकार। तो इस प्रकार से देखें तो ए का 2 है, ए का 2 किसमें है? ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, ये बचे ये दोनों दोस्तों। ए का 2 मिल गया हम लोगों को। फिर उसके बाद बी का जो है 3 है, बी का 3, दोनों में बी का 3 है। फिर एक और देखना पड़ेगा दोस्तों, श्रम विभाजन जो परिवार का आर्थिक प्रकार है, सी का 1 है, सी का 1। तो दोस्तों इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मिताक्षरा और दया भाग क्या है? ऑप्शन ए है वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के 2 संप्रदाय, फसल की कटाई से संबंधित ग्रामीण भारत के 2 त्योहार, वैदिक युग के 2 दार्शनिक, पितृवंशी हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले 2 प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों ये मिताक्षरा और दया भाग की बात कौन करता है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी बात कौन करता है दोस्तों। इसकी बात जो करते हैं, इसकी बात करती हैं इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जी इसकी बात करती हैं दोस्तों। और ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। ये जो है पितृवंशी हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, मिताक्षरा और दया भाग पितृवंशी हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करते हैं। ठीक है, मिताक्षरा का प्रचलन जो है विशेषकर महाराष्ट्र में,
ठीक है। और दया भाग का प्रचलन बंगाल या और असम में है दोस्तों। जो मिताक्षरा का है वो बंगाल सॉरी महाराष्ट्र में है, और दया भाग का प्रचलन जो है दोस्तों वो बंगाल और असम में है। ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम वधु को निर्धारित किए गए धन को दिया जाना कहलाता है। जो मुस्लिम वधु को निर्धारित धन दिया जाता है वर पक्ष के द्वारा, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए है दहेज, बी मेहर, सी मुआवजा, डी वधु मूल्य। तो इसको इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहर। क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं दोस्तों। ठीक है। एक्चुअली मेहर जो है मुस्लिमों में होता है ये, और मुस्लिमों जो मुस्लिम कन्याएं होती हैं वर पक्ष के द्वारा मुस्लिम कन्या को शादी के समय दिया जाता है। ठीक है। और मेहर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है दोस्तों। निश्चित मेहर, उचित मेहर, और सलवर मेहर, स्थगित मेहर, 4 प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है। इसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है। ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति ने, बी पुनर्जागरण ने, सी समाज सुधार आंदोलन ने, डी मार्क्सवाद ने। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं इसको और जानते भी होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति ने, क्योंकि इस पे कई थिंकरों ने बात की है। इस पे पार्सन्स भी बात करते हैं इस पे कि वो बताते हैं कि यही इसी की वजह से जो न्यूक्लियर फैमिली जो आई है ये सबसे ज्यादा इसका कारण है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति ने। दोस्तों औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण की प्रक्रिया ने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है। भारत में संयुक्त परिवार इसके प्रभाव के कारण टूटकर एकल नाभिकीय परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं। संयुक्त परिवार को तोड़ने में स्वतंत्रता के बाद जो है स्वतंत्रता के बाद जो बने अधिनियम है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति के साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूची 1 की सूची 2 में से मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसका ए है सहचर परिवार, बी है अपूर्ण परिवार, सी है पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार, डी है स्वावलंबी एकल परिवार। और सूची 2 है जो जिसमें थिंकर्स हैं वर्गस एवं लॉक, दूसरा है एम शाह, तीसरा है मर्डॉक, चौथा है टीएन मदन। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो हम देखते हैं क्या होगा। इसका जो है सहचर परिवार का दोस्तों ए वर्गेस एवं लाख होंगे। सहचर परिवार की बात वर्गेस एवं लाख करते हैं। ठीक है। और जो अपूर्ण परिवार है दोस्तों, अपूर्ण परिवार इसकी बात करते हैं एम शाह। अपूर्ण परिवार ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पूछा जाता है हमेशा। और जो पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा टीएन मदन। टीएन मदन। ठीक है। और स्वावलंबी एकल परिवार मर्डाक। स्वावलंबी एकल परिवार की बात मर्डाक। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए का 1 है, बी का जो है दूसरा है, सी का जो है चौथा, ठीक है, और डी का जो है तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनजाति से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा आप इस क्वेश्चन को। विवाह का स्वरूप है और जनजातियां हैं। एक में सूची 1 में है ऑप्शन ए है परिवीक्षा विवाह, बी हट विवाह, सी सेवा विवाह, डी परीक्षा विवाह। और ये इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी जनजातियों में कौन कौन सा विवाह पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ 4 जनजातियों को दिया है दोस्तों इसमें। ठीक है। तो यहाँ जो परिवीक्षा विवाह है दोस्तों, ये परिवीक्षा विवाह कुकी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कुकी में। कुकी जनजाति में जो है परिवीक्षा विवाह पाया जाता है। जो हठ विवाह होता है दोस्तों, ये बिरहोर में पाया जाता है। बिरहोर जनजाति में हठ विवाह पाया जाता है। दोस्तों हम इस जनजातियों के एक अलग वीडियो बनाएंगे, इस पे अगर अलग क्लास लेंगे तो उस पर विस्तृत रूप से उनके उनके बारे में, और वो कौन से व्यवसाय करते हैं, कौन कौन जनजातियां कृषि करती हैं, कौन कौन जनजातियां कहाँ रहती हैं, उनका निवास कहाँ है, और इस तरीके की सारी, और कौन कौन सा विवाह कौन सी जनजातियों में पाया जाता है, कौन कौन सा विवाह कौन सी जनजातियों में पाया जाता है, इस तरीके की सारी चीजें हम विस्तृत रूप से एक
अलग से वीडियो में, एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और सेवा विवाह जो है, सेवा विवाह खस जनजातियों में पाया जाता है, खस जनजातियों में, ठीक है। और परीक्षा विवाह जो है, परीक्षा विवाह गुजराती भील, किसमें? गुजराती भील में परीक्षा विवाह पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो सही आंसर होगा दोस्तों, ए का 3, ए का 3, ठीक है। इसमें तीनों में है तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। और हट विवाह जो है बिरहोर 4, एक बी का 4, बी का 4 दोस्तों, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा दोस्तों। ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, हाइपोगेमी क्या है? हाइपोगेमी क्या है दोस्तों? ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, बी जाति के बाहर विवाह, ऑप्शन सी एक कन्या का एक पुरुष से विवाह, ऑप्शन डी किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह जो है हाइपोगेमी है। आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। अगर निम्न पुरुष होगा, निम्न वर्ग का पुरुष है और उच्च वर्ग की स्त्री है, उच्च वर्ग की जो स्त्री है, तो प्रतिलोम विवाह होगा। क्या होगा? प्रतिलोम विवाह। ध्यान दीजिएगा, निम्न वर्ग का पुरुष, उच्च वर्ग की स्त्री, तो प्रतिलोम विवाह होगा। जैसे शूद्र पुरुष हो अगर और ब्राह्मण कन्या हो तो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। और जो इसके अपोजिट है जस्ट दोस्तों, उच्च जाति का पुरुष होगा, निम्न जाति की स्त्री होगी, तो अनुलोम विवाह, क्या? अनुलोम विवाह कहलाएगा। जैसे कि ब्राह्मण लड़का हो, शूद्र लड़की हो, तो कौन सा विवाह कहलाएगा? अनुलोम विवाह। इसमें दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? उद्विकास का सही क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा पूछता है उद्विकास का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ऑप्शन ए समरक परिवार, युगल परिवार। अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था आप लोगों को कि कौन 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 से परिवार, 5 प्रकार के परिवार की वो बात करते हैं। तो आप इनका यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। समरक परिवार, युगल परिवार, समूह विवाह, विवाही परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन बी जो है युगल परिवार, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है समरक परिवार आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन सी क्या है? समरक परिवार, ठीक है। समूह विवाही परिवार, ये भी ठीक है। युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, दोस्तों ये परिवार जो ए जो है ऑप्शन इसका सही है, एक क्रमानुसार है, ठीक है, ये सही है, जो सही क्रम है इसका यही है। और ये जो समरक परिवार, बिल्कुल समरथ के बाद समूह आता है, समूह विवाही परिवार आता है, तो ये पितृसत्तात्मक परिवार आ गया, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर सी है, जो मॉर्गन ने 5 प्रकार के परिवार की बात की है, जो समृद्ध परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार से संबंधित अध्ययन में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विलियम गुडे, बी एलियट एवं मेरिल, सी जी लुंडवर, ऑप्शन डी एल एच मॉर्गन। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए विलियम गुडे। इसका सही आंसर विलियम गुडे हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने अपनी पुस्तक द फैमिली में इसका विश्लेषण किया है। इसकी पुस्तक जो है द फैमिली में इन्होंने विश्लेषण किया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। एक में समाजशास्त्री दिया है, दूसरों परिवारों का अध्ययन दिया है, तो कौन सा समाजशास्त्री कौन से परिवार का अध्ययन किया है उसको हम लोग को मिलान करना है दोस्तों। तो देखते हैं एडी रॉस जो है वो कौन से परिवार का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो इसका जो एडी रॉस है वो बेंगलोर का अध्ययन करते हैं, बेंगलोर के परिवारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो अध्ययन स्थान रहा है वो बेंगलोर रहा है। और आईपी देसाई है दोस्तों, जो आईपी देसाई जी हैं वो जो है महुआ परिवारों के अध्ययन का स्थान है जो है महुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी है जो दोस्तों, ऑप्शन सी के एम कपाड़िया। क्या है? के एम कपाड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1,
नवासारी नवासारी का अध्ययन करते हैं। ये जो स्थान है यहाँ परिवारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और एम एस गोरे जो है दोस्तों, ये दिल्ली दिल्ली के परिवारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखते हैं ए का सेकेंड जो है, ए का सेकेंड, तो यहाँ इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि लेकिन शब्दों के जाल में फंसाया है ये। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विवाह। विवाह ही तो है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उन्हें उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है। विवाह ही तो है, ठीक है। समाज में विवाह की संस्था यौन संबंधों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। 250 समाजों का अध्ययन किया दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए वेस्टरमार्क, बी लोवी, सी मर्डॉक, डी ब्रेजर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा मर्डॉक। मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है, ठीक है। विवाह के 3 उद्देश्यों को उल्लेखित किया है इन्होंने। कितने उद्देश्य को? 3 उद्देश्य को। पहला उद्देश्य जो है बताते हैं कि यौन संतुष्टि है, जो है विवाह का उद्देश्य जो है पहला यौन संतुष्टि, और दूसरा उद्देश्य है आर्थिक सहयोग, और तीसरा जो उद्देश्य है वो संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, लालन पालन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत माना है। ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन, बी रावती कर्वे, सी मॉर्गन, डी रिवर्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, रावती कर्वे ने माना है, ठीक है। रावती कर्वे जो है नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत मानती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसान। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। ऑप्शन ए गंधर्व विवाह, बी ब्रह्म विवाह, सी दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। दोस्तों प्रेम विवाह का जो परंपरागत नाम है वो गंधर्व विवाह है। क्या है? गंधर्व विवाह, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, रिश्तेदारों के अंतर व्यक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है। रिश्तेदारों को के अंतर व्यक्तिक संबंधों को जो वह व्यवस्था कौन सी है जो संचालित करती है। ऑप्शन ए जजमानी व्यवस्था, बी जाति व्यवस्था, सी वर्ण व्यवस्था, डी नातेदारी व्यवस्था। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नातेदारी व्यवस्था, जो है नातेदारी व्यवस्था जो संचालित करती है। नेक्स्ट, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार। ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, ये कौन मानता है ये बात। तो ऑप्शन ए है मॉर्गन, बी ऑप्शन बी है बी मेलोस्की, ऑप्शन सी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन डी है मनु। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलोस्की मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार, ठीक है। ये मेलोस्की ने वेस्टर्न मार्क का समर्थन करते हुए लिखा था ये बात, ठीक है। किसका समर्थन करते हुए? वेस्टर्न मार्क का समर्थन करते हुए मेलोस्की ने ये बात लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। क्या है? विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है दोस्तों। ऑप्शन ए है लूथर, बी बीरस्टीट, सी प्रभु, डी कुले। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूथर का स्टेटमेंट है। ये किसका है? लूथर का स्टेटमेंट है। कहते हैं कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह किसने कहा कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। किसका? विवाह नातेदारी का स्रोत है। ऑप्शन ए डब्ल्यू वेस्टरमार्क, बी रावती कर्वे, सी बी मेलोस्की, डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
मेलोस्की। मेलोस्की कहते हैं कि विवाह जो है नातेदारी का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है डब्ल्यू जी समनर, ऑप्शन बी है ए जी केलर, ऑप्शन सी है वेस्टर्न मार्क, ऑप्शन डी है आर एम मैकाइबर एवं पेज। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकाइबर एवं पेज। ठीक है, मैकाइबर एवं पेज ने विवाह कहते हैं कि जो विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? जो विवाह है नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ऑप्शन ए विफ्राल्ट, बी समनर, सी वेस्टर्न मार्क, डी मनु। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न मार्क। वेस्टर्न मार्क का स्टेटमेंट है, वेस्टर्न मार्क का कथन है कि विवाह जो है नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ठीक है, काफी अच्छा वक्त रहा है इनका विवाह पर। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी देखिए। ऑप्शन ए कर्मकांड एवं संस्कार, बी पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, सी शिशुपालन की प्रक्रिया, डी जो भूमिकाओं की अवस्था। तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, भूमिकाओं की अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए सोरोरेट, बी पर्सनल क्रॉस कजिन मैरिज, सी एंडोगेमी, सी हाइपोगेमी। ये दोनों ए तो होगा नहीं दोस्तों, ये दोनों होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। क्या होगा दोस्तों? पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज होगा। यह विवाह द्रविड़ परिवार की जनजातियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? द्रविड़ परिवार की जनजातियों में पाया जाता है, और इस्लाम में भी यह विवाह पाया जाता है, मुस्लिमों में भी यह विवाह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। लेविरेट, लेविरेट से बोध होता है। ऑप्शन ए भाइयों तथा बहनों में विवाह, बी मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, सी माता की पुत्री के साथ विवाह, डी बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो दोस्तों इसका सही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी जो है मृत पत्नी के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह। जो जो एक किसी परिवार में किसी स्त्री का विवाह होता है और उसका पति अगर उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो छोटे भाई से विवाह होता है, उसकी विधवा स्त्री में विवाह, ठीक है, वो लेवी रेट का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोरोरेट विवाह है, सोरोरेट विवाह क्या है? ऑप्शन ए है बहन भाई के बीच, बी मौसी की लड़की के साथ, सी मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पति के साथ बीच, डी बुआ की लड़की के साथ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि किसी आदमी का विवाह हुआ, ठीक है, और उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, और उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, तो जो आदमी है, जो उसका पति है, उसकी पत्नी की बहन, उसकी मतलब उसकी साली से विवाह हो जाएगा उसका, तो उसको सोरोरेट विवाह कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या क्या कहते हैं? जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुपति विवाह। एक ही स्त्री के अगर अगर कई ठो पति होंगे तो बहुपति विवाह कहा जाएगा, नॉर्मल सी बात है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह जो है क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए अभ्रातृक बहुपति, सी बी ऑप्शन बी भ्रातृक बहुपति, ऑप्शन सी शाली विवाह, ऑप्शन डी समकालीन शाली विवाह। तो दोस्तों
पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम पहले जान लेते हैं कि ये भ्रातिक बहुपति विवाह और अभ्रातिक बहुपति विवाह होता क्या है। तो देख जानते हैं दोस्तों, जो जो भ्रातिक बहुपति विवाह होता है, इसमें परिवार में सभी पति जो होते हैं वो भाई होते हैं। जो सभी पति जो होते हैं वो भाई होते हैं परिवार में। ठीक है, जो अभ्रातिक बहुविवाह है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें होता ये है कि परिवार में सभी पति आपस में भाई ना होकर रिश्तेदार होते हैं। क्या होते हैं? भाई ना होकर रिश्तेदार होते हैं अभ्रातिक बहुपति में। और भ्रातिक बहुपति में क्या होता है दोस्तों, इसमें परिवार में जो पति होते हैं वो सभी भाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे लाइक अगर द्रौपदी का पांडवों से विवाह का उदाहरण जो है वो भ्रातिक विवाह का ही है, क्योंकि इसमें जो पांडव थे सगे भाई तो थे, तो भाई थे एक परिवार के, तो भ्रातिक विवाह हुआ। अगर वही रिश्तेदार होते, अलग अलग होते, तो अभ्रातिक बहुपति विवाह होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुज्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? गुज्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है उत्तर प्रदेश के? ऑप्शन ए डी एम मजूमदार, बी डब्ल्यू एच आर रिवर्स, ऑप्शन सी है टी एन मदन, ऑप्शन डी है विलियम क्रुक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, विलियम क्रुक। विलियम क्रुक। ठीक है, विलियम क्रुक ने अपनी पुस्तक जो है दोस्तों द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, फिर से सुन लीजिए इस बुक का नाम, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गुज्जरों में बहुपति विवाह का उल्लेख किया है। ठीक है, ये बताते हैं कि लड़की का विवाह समानतः सबसे बड़े भाई से होता है, जो बूढ़ा ना हो, जो वृद्ध ना हो, और उन दोनों के बच्चे जो होंगे, बच्चे भी उसी के माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बच्चे जो होंगे वो उसी के माने जाएंगे जिसका उसका विवाह हुआ है, लेकिन उसे और उसके भाइयों को यह पता होता है कि वह स्त्री सभी भाइयों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकथन आर कहा जा गया है। ऑप्शन ए जो है निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको। और ऑप्शन जो कारण है निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। दोस्तों जो ऑप्शन ए है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, जो है ये निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि है, ये गलत है दोस्तों, ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा सी। ए सही है और आर गलत है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। फ्रायड और लेविस्ट्रास, कौन? फ्रायड और लेविस्ट्रास का मानना है कि स्वयं समाज की उत्पत्ति निकटाभिगमन निषेध से हुई है, निकटाभिगमन निषेध के कारण हुई है। ठीक है, ऐसा वो मानते हैं। निकटाभिगमन निषेध का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भाई बहन में विवाह और ये जो आपके निकट संबंधियों में विवाह निषेध होता है, निकट संबंधियों जो होते हैं जो आपके, उसमें विवाह निषेध होता है। ठीक है,